चलिए, गुड इवनिंग सभी को। आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आपका टॉपिक है मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक ही स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी इस अर्थमेटिक कैलकुलेशन को जनरली सॉल्व करने के लिए। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि अंक हमारे पास कुल कितने होते हैं मैथमेटिक्स में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, मतलब कि कुल जीरो से अगर काउंटिंग जीरो को अगर इंक्लूड कर ले तो हमारे पास कुल अंक मिलाकर के हो जाते हैं कितने, 10। ठीक, इन अंकों को कई प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इन्हीं में हम और डिवाइड करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, फिर उसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं। तो हम इनको सीरियल बाय सीरियल पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आपको ये भी समझाना है कि इन सब में कौन कौन सा डिफरेंस है। जैसे मैं आपको पहला पढ़ा रहा हूं प्राकृतिक संख्याएं। नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो स्टार्टिंग हो रही कहां से, प्रकृति से। एक से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो एक से लेकर के इनफाइनाइट तक आपकी कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक लेते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग तो 0 से होती है लेकिन एंडिंग कहां पे है, इनफाइनाइट पे। ध्यान रखिएगा, इस पे 0 इंक्लूड है लेकिन इस पे 0 इंक्लूड नहीं है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टेट, सीटेट या किसी भी आरआरबी 10+2 किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकने वाला एक संभावित क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इसी का वाइसी वर्सा अगर मैं कहूं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या, तो आपका जवाब हो जाएगा नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला जो आपका पूर्णांक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसा कि क्या नाम है, पूर्णांक से ही पता चल रहा है, जैसा लिखा हुआ उसी से ही ये हमको कुछ हिंट मिल रहा है कि ऐसे अंक जो पूरे पूरे अंक लिखे हों वही क्या होंगे, पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 0 से जो एबव संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट तक, ये हमारी कैसे पूर्णांक है, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा, 0 से ग्रेटर देन हमारे सभी धनात्मक पूर्णांक है और 0 से छोटे हमारे सभी ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे -1 -2 -3 अप टू कहां तक, माइनस का इनफाइनाइट। और आपसे यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा क्या हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। और सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए माइनस का इनफाइनाइट। फिर बात आती है 0 की। बड़ा कंट्राडिक्शन है कि 0 कैसा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 कैसा पूर्णांक है, एक न्यूट्रल पूर्णांक है जिसको हम हिंदी में उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अगला जो आपका है प्राइम नंबर्स, जिनको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ हूं, उनको आप समझिएगा। 2 3 5 7 11 13, ये आपके ऐसे अभाज्य नंबर हैं जो ऐसी संख्याएं होती हैं या तो 1 से कटती हैं या तो अपने आप से कटती हैं। सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, पहला वो स्वयं और दूसरा 1 से डिवाइड होना चाहिए। देखिएगा, 2 आपका अभाज्य नंबर है, फिर 3 भी अभाज्य नंबर है क्योंकि 3 से ही डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होगा। फिर इसी तरह 5 भी 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, बाकी कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इसमें काफी ज्यादा कंट्राडिक्शन रहता है बच्चों में कि ये अभाज्य नंबर है कि भाज्य नंबर है। फिर एक और भी त्रुटि निकल के आती है कि 1 क्या अभाज्य में आता है क्या या भाज्य में आता है। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए हमको 2 फैक्टर चाहिए, जबकि 2 फैक्टर इसके पास रहे नहीं, केवल 1 से ही कट रहा है। लेकिन भाज्य नंबर के लिए ऐसी संख्या है जिनके
दो से अधिक फैक्टर हों, वो कैसी संख्याएं होंगी हमारी? भाज्य संख्याएं होंगी, जो कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है एक आपका। ठीक है, अगला इसी में आपको पढ़ाना है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर, जिनको हिंदी में आप कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की क्या कंडीशन होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हैं, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होने चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? हमारी भाज्य संख्या होंगी। जैसे 4, 6, 9, 8, 10, ये हमारे कैसे नंबर हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य नंबर है हमारी। तो 4 किससे किससे कटता है? आइए देखते हैं। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 स्वयं कटेगा, तो 3 फैक्टर तो हो ही गए। तो भाज्य वाली कंडीशन तो हमारी फिलअप ही हो रही है, तो इसलिए सभी ये भाज्य नंबर होगा। 6 भी हमारा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से स्वयं कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो 3 से अधिक फैक्टर हो गए हमारे पास। तो भाज्य का सीधा सा एक फंडा है, तो ऐसे फैक्टर जिनके पास हमारे भाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो? 3 या 3 से अधिक हो, वो कैसे नंबर होंगे? हमारे भाज्य नंबर होंगे। ठीक है, और इन सब के बाद मैं आपको एक अगला टॉपिक ले चल रहा हूं, जिसका नाम है सह अभाज्य संख्याएं। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट, यूपीटेट या किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जाने वाला बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इनमें से। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, रफ कर रहे हैं हम। चलिए, टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी हो जो पेयर में होती है। कहने का मतलब है, जैसे आप समझिएगा, जब थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ आएगा तब मैं और डिटेल करूंगा इसको, लेकिन फिलहाल आप इनके बारे में इंट्रोड्यूस हो जाइए, वही आपके लिए काफी होगा। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5, एक नेक्स्ट है आपका 6 और 11, फिर है 11 और 15। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जस्ट मैं आपको रिलेट कर रहा हूं कि अगर ये तरीके आते हैं तो आपको ये सह अभाज्य संख्याओं में टिक करना है। ठीक है, तो बात समझिएगा, ये 2 और 3 ऐसी संख्याएं आपस में हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वो क्या कहलाएंगी? आपस में सह अभाज्य होंगी। क्लियर है मेरी बात? ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वह आपस में क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2 और 3, ये आपस में कैसी है? इनका मासा कितना है? 1 है। तो भाई 2 और 3, इनका मासा तो सिर्फ 1 ही है ना, तो ये संख्याएं आपस में कैसी होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैं अभी रिलेट कर रहा हूं। 4 और 5, तो ये भी इनका मासा कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है भाई, 4 1 से कटेगा, 5 भी 1 ही से कटेगा केवल, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। लेकिन कभी कभी बच्चे कह रहे थे 4 तो कटता है 2 से तो कटता है, लेकिन 2 से 5 नहीं कटता है ना आपका। तो ये चीजें आपको रिलेट करते हुए चलनी। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, और मासा वही संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे? काट दे। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे 4 और 5 का भी मासा क्या आएगा? आपका 1 आएगा। तो ये आपस में कैसी होगी? सहभाज्य संख्या होगी। 6 और 11 भी कैसी संख्या होंगी? ये भी आपस में सहभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि इनका मासा कितना है? 1 है। इसी प्रकार ये नंबर दोनों है 11 और 15,
ये भी दोनों एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, इसीलिए आपस में कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं? बिल्कुल क्लियरली है, देख लीजिए आपके पास एग्जांपल है बिल्कुल सामने, दोनों अभाज्य संख्याएं और आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं भी है। फिर एक है भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ये भी आपस में कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। अगर दो में से एक भाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनका मासा चूंकि एक ही है, ठीक है, इनका मासा एक ही है, इसलिए यह आपस में सभी अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इनका मासा क्या है, एक है, इसलिए आपस में कैसी संख्या है आपकी, सह अभाज्य संख्या है। क्लियर मेरी बात। तो आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगला टॉपिक कवर करते हैं, इसको जरूर माइंडेड करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ऑप्शंस में आएगा। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, कैसे ऑप्शंस बन सकता है वो चीज समझिएगा आपका। ऑप्शन है आपका 4 6 2 5 8, तीसरा 7 14, चौथा 11 33। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक, आप देखोगे 4 और 6 यह भाज्य संख्याएं हैं, और इनका अगर हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 और 6 का मासा कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 4 को भी काट देता है और 6 को भी काट देता है, इसलिए मासा छोटा से छोटा क्या होगा ना, 2 होगा, इसलिए ये नंबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन देखते हैं, 7 और 14 ये गुणज के रूप में, 7 दूना 14, तो इसका मासा क्या होगा, 7 स्वयं हो जाएगा। इसी तरह आपको एक नंबर और दिया जाएगा 11 और 33, जो कि अपने आप में ही ये गुणज है, और इसलिए ये भी नहीं हो सकता आपका नंबर, जबकि सह अभाज्य युग्म कौन सा होगा आपका सही, 5 और 8। इसी तरह से आपको आंसर भी क्लियर करने हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर सिस्टम छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है मैथमेटिक्स का बेसिक चीज आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा आप रिप्ले करके चला लीजिएगा, तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा 1-2 बार में। ठीक है, आगे हम चलते हैं रियल नंबर्स, जिनको कहते हैं आप वास्तविक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो रियल नंबर्स कहते किसको हैं आप समझिएगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं का जो सम्मिलित रूप होगा वो क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं होंगी। इन्हीं दोनों का सम्मिलित रूप होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, बात आती है परिमेय संख्या किसको कहते हैं। एक छोटा छोटा टॉपिक है, इनको भी हम लोग पढ़ाते हुए चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि बाद में फिर डाउनलोड होने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पे परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में, p/q के रूप। ये मैथमेटिक्स ये आपकी किताबी लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, मैं भी इसको रिलेट करूंगा। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, या सही या बटे के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर और p और q क्या होने चाहिए, ये बिलोंगिंग टू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए।
क्लियर है मेरी बात? आइए मैं इसको रिलेट करता हूँ कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स कैसे होने चाहिए वो समझिएगा। जैसे 2/3 है, 3/4 है, 5/7 है, ये कैसे नंबर्स हैं आपके? परिमेय नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनको हम सही और बटे में लिख सकते हैं, इसीलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो आप ये बताएं जरा, क्या 5/0 परिमेय संख्या होती है क्या? हो सकता है आपके दिमाग में हो कि हो सकता है आंसर आपको मालूम हो कि हाँ होता है, लेकिन आपको बता दूं अभी मैंने रिलेट किया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q जैसे ही आप 0 रखोगे इसका मान जानते हैं कितना हो जाएगा? अनंत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे इसमें काफी आंसर टिक कर देते हैं 0 को, लेकिन 0 आपका आंसर नहीं होता। जब भी आप किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए। ठीक, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो ऐसे नंबर हैं जिनका अंश बहुत छोटा है और हर बड़ा है। अगर मैं इन्हीं को उल्टा भी कर देता हूं तब भी ये आपके फ्रैक्शन ही रहेंगी, भिन्न ही रहेंगी, और इनको भी पी बाई क्यू के रूप में तो लिखा हुआ। ठीक है, ये भी आपका परिमेय संख्या का ही स्वरूप है। ठीक है, अच्छा कभी कभी कह देते हैं क्या इसमें अगर -2/3 है क्या? बिल्कुल, -2/3 भी आपकी एक भिन्न है। ठीक है, चाहे माइनस लगाए या प्लस लगाए, भिन्न तो भिन्न ही होती है ना। और फिर भिन्न की कंडीशन क्या होती है कि ये क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और पूर्णांक की कंडीशन हमारी पूर्ण हो रही है। ये देखिए, पूर्णांक हमारा -2 भी है, पूर्णांक हमारा 3 भी है, तो ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, जो कि एक परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। बात आती है अब अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम क्या होती है वो चीज समझिएगा। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, या निकाल भी सकते हैं तो कैसा? लगभग के रूप में मान हो। ठीक है, वो कैसे नंबर होंगे आपके? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे √2 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये आपके कैसे नंबर हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, बात आती है क्या रूट के अंदर अगर 4 हम लिख दें तो क्या ये अपरिमेय होगी? तो ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है। वो किस में आ जाएगी? परिमेय संख्या में। और आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें, जितनी भी थोड़ा सा परिमेय संख्याएं जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे आप कहोगे भाई प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4 हम लिखते हैं, तो इनके में बटे भी तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए आपकी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं भी है। 0 कैसी संख्या है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हो आप, जो कि p/q का ही एक एग्जाम्पल है। इसलिए 0 भी आपकी कैसी संख्या ही है? ये परिमेय संख्या ही है। इसके बाद अगर आप देखोगे रियल नंबर्स में ही अपरिमेय संख्याओं में भी कई प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी टेट, सी टेट कई बार पूछा गया है और बार बार आप भूल जाते हो, तो वो चीज भी समझिएगा। एक नंबर है आपका पाई और एक नंबर है 22/7। ठीक, इसको मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या होती है और 22/7 कैसा नंबर होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय।
कहने का मतलब इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए तो यह परिमेय है। और दूसरे शब्दों में 22/7 अगर होती है तो ये हमारी कैसी हो जाती है, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या होती है हमारी ये। क्यों? क्योंकि इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और इसका मान भी हम लगभग में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यह रिपीटिंग रूट्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यह रिपीटिंग रूट्स नहीं हो पाता है। इसका जो मान होता है 3.1592 समथिंग के लगभग मान होता है, जबकि 22/7 का जो मान होता है इसका जो मान होता है 3.142857। दोनों में काफी डिफरेंस है, देख लीजिएगा। यह आपका अपरिमेय नंबर है, यह आपका परिमेय। आपको पता है कि यह 14, 28, 57 जो कि नंबर लिखा हुआ है, यह पर्टिकुलर इस सीक्वेंस के बाद फिर से रिपीट होने लगता है, जबकि यह रिपीट नहीं होता है। यही दोनों में खासियत है, इसीलिए अपरिमेय है और इसीलिए क्या है, ये परिमेय है। क्लियर मेरी बात? इनमें दोनों में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पाई कैसा नंबर है? अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या है। पूछे भी गए हैं, टेट सीटेट एक एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, 22/7 भी से भी क्वेश्चन बनना है कि 22/7 कैसा संख्या है। 22/7 भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और यह रिपीटिंग होता है। ठीक है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में अगले हम लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी यहीं तक आप समझिएगा। तो अगले लेक्चर के लिए मैं आपसे फिर इसी नंबर सिस्टम का भी जो आगे लेक्चर बचा हुआ उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू।